नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम कर रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का ही एक विषय जो कि है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध लिखना ही नहीं सीखते अपितु उसका शुद्ध उच्चारण करना भी हम विराम चिन्हों के माध्यम से सीखते हैं। और संवाद लेखन के लिए तो विराम चिन्ह अति आवश्यक हो जाते हैं और इसीलिए आज हम करने जा रहे हैं विराम चिन्ह। चलिए आरंभ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह जिनसे हम भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना भी सीखते हैं। देखिए, इसी प्रकार लिखते समय भी हम कई स्थानों पर रुकते हैं या कुछ विशेष भाव प्रकट करते हैं जिन्हें हम कुछ चिन्हों की सहायता से प्रकट करते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम बोलते समय रुकते हैं, जैसे अपने उच्चारण में हम बोलते हैं कि एक बहुत पुराना सा एक हमारे पास वाक्य है कि रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब इसमें जब हम वाक्य में जहाँ जहाँ विराम देते हैं तो वाक्य का भाव भी वैसा ही बन जाता है। जैसे कि रोको मत जाने दो। अब वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा कि हम क्या कहना जा रहे हैं कि रोको मत जाने दो, लेकिन हम कहते हैं रोको मत जाने दो। हमने रोको के बाद क्या दिया? विराम दिया। तो भाव स्पष्ट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि रोको, उसे रोक लो और उसे जाने मत दो। लेकिन इसी तरह हम कहते हैं कि रोको मत जाने दो, तो यहाँ भी भाव स्पष्ट हो रहा है। यहाँ हमें स्पष्ट समझ आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि उसे रोको मत जाने दो। तो विराम चिन्ह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है वो आप इस वाक्य से अच्छे से समझ सकते हैं कि विराम चिन्हों के माध्यम से हम न केवल भाषा को शुद्ध लिखना सीखते हैं बल्कि भाषा का शुद्ध उच्चारण करने में भी विराम चिन्हों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, पूर्ण विराम जिसको हम हमेशा से ही हर बच्चे को अच्छे से पता होता है। अर्ध विराम, अल्प विराम। पहले हम इनके नाम जानते हैं, फिर हम इन्हें विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास भी करेंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। इनके अलावा भी बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं जिनका हिंदी व्याकरण में यानी कि प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्ण विराम की। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। यानी कि जहाँ भी हम पूर्ण विराम लगाते हैं वहाँ हमें स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो वाक्य हम बोल रहे हैं वह वाक्य समाप्त हो चुका है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं घर पहुँच गया हूँ, मुझे अब जाना है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं। जैसे मेरा नाम शिवानी उपाध्याय है, ठीक है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मैं एक अच्छी गायिका हूँ। तो इस तरह से जहाँ भी हम पूर्ण विराम लगाते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर वाक्य समाप्त हो चुका है। बात करते हैं अर्ध विराम की। जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर वाक्य तो समाप्त हो, ऐसा लग रहा है जैसे वाक्य समाप्त होगा पर होता नहीं है, वहाँ हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, वहाँ हम क्या लगाएंगे? अर्ध विराम लगाते हैं। अर्ध विराम और जो हमारा अल्प विराम होता है उसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। उस अंतर को हमें ध्यान में रखना है। जिसे उदाहरण देखिए, जिसे हम अपना घनिष्ठ मित्र जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। अब देखिए, चाहे तो यहाँ अगर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो वाक्य यहाँ समाप्त हो जाता है और वाक्य की जो भाषा है वो बदल जाती है।
जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। लेकिन जो अर्धविराम है उसके कारण वाक्य स्पष्ट हो रहा है कि दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। अब यहाँ पर क्या है कि जो वाक्य हैं वो समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग हमने नहीं किया है। लेकिन जो वाक्य है वो कुछ कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा सा विराम लेकर अभी चल रहे हैं और वो वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित है इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? अर्ध विराम का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पर हमने योजक का प्रयोग नहीं किया। योजक किसे कहते हैं? जो दो वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे कि कल मेरे मित्र आए और हम घूमने गए, तब हमने बहुत मजे किए। तो हमने और तब का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने सारे जो तीनों वाक्य हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए उनमें हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब बात करते हैं हम अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। कैसे? देखिए, मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं। अब देखिए हमें कोई चीज़ बतानी है कि जैसे कि मैं, वो और तुम। तो मैं और मैं कोमा वो, फिर और तुम। तो बहुत कम समय के रुकने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नाम लेने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह पढ़ते हैं, ये, अरे, ओ, उसमें तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें रुकना हो किसी का नाम लेकर तो हम अल्प विराम का, जैसे रवि इधर आओ, तो हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ अगर कहीं पर हमें एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना है और वहां पर हमने क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, तो उसके साथ भी हम अल्प विराम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हम मिश्रित वाक्य में देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो बोएगा सो काटेगा। तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग, जो अर्ध विराम है उसका प्रयोग ना कर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं कि जो बोएगा सो काटेगा। सो के साथ अगर हम सो की जगह पर अल्प विराम लगा देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह की, जिससे कि आप भली भांति परिचित हैं। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। तुम कब तक वापस लौटोगे? क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? अब देखिए, जो उदाहरण हमने लिए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि हम प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न चिन्ह इसलिए हम उसके पीछे लगा देते हैं, जबकि हम पूर्ण विराम नहीं लगाते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ शब्द, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको हम जो ऐसे लगता है कि हम प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप काफी बार ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर पूर्ण विराम कैसे, जबकि इसमें प्रश्न किया गया है। लेकिन उस वाक्य में का जो संवाद है, उस संवाद में सेंस क्या है वो हमें देखनी होती है। जैसे कि हमारे हाथ से कोई चीज गिर गई और हमने कहा, अरे ये क्या हो गया? हाँ, हमने क्या किया? प्रश्न किया, अरे ये क्या हो गया? तो वो जो प्रश्न है वो प्रश्न नहीं है, वो उस परिस्थिति के अनुसार एक वाक्य ही है। इसलिए वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ना कर पूर्ण विराम का, विस्मयादि बोधक या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह की। हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि अरे कहाँ चल दिए? छी छी, इतनी गंदगी कैसे? शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। अब जहाँ पर भी आपको
ऐसे उच्चारण कहीं पर भी दिखाई देते हैं, ये जो हमारे विराम चिन्ह हैं, ये हमारे संवाद लेखन में बहुत प्रयोग किए जाते हैं और बहुत काम आते हैं। संवाद लेखन में हमें इनका विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम किसी को भी ऐसे संवाद लेखन जब हम करते हैं, तो वहाँ पर अगर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस तरह से हमने उदाहरण में किया है, किसी भी तरह के हर्ष, घृणा, शोक, छी छी, दूर हटो, ऐसे किसी वाक्य में भी हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपने भावों को दिखाने के लिए। अब देखिए उद्धरण चिन्ह, ये जो चिन्ह होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो इसमें दोहरा होता है, जो हम ऊपर के उद्धरण चिन्ह होते हैं वो दोहरे होते हैं, और एक में एक ही होता है। इन दोनों में भी फर्क होता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने तथा इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे कि हम कोई शब्द कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा हमारा परमो धर्म है, तो ऐसे शब्दों के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं? एक ध्यान रखिएगा, जब भी कहा आता है तो वहाँ पर हम अल्प विराम का भी प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई पुस्तक है, कोई विशेष नाम हमें दिखाना है, कोई जैसे कि आपके सामने है कोई कविता का नाम हमें दिखाना है, तो वहाँ पर हम जो एक ही उद्धरण चिन्ह है उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि लाल बहादुर मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्य कृति है। अब यहाँ पर मधुशाला एक कृति, काव्य कृति का नाम है, यानी कि एक कविता का नाम है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या रखा, एक उद्धरण चिन्ह रखा। लेकिन हमने इससे ऊपर लिखा लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। अब जब हम किसी के कहे गए वाक्यों को दोहराते हैं तो उसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, जबकि किसी की विशेषता प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्ह का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। विलोम चिन्ह, जो विलोम लिखते हैं तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समास में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुलना करनी हो, बड़ा छोटा, वो विलोम ही में ही आ जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे, जो विशेषण होते हैं जैसे क्रिया विशेषण है, ऐसे शब्दों में अव्यय होते हैं, वहाँ पर भी जहाँ पर पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द को दोहराते हैं, या वहाँ पर जैसे कि तेज तेज, धीरे धीरे, बार बार, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, मजदूर दिन रात काम करता है, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो, तो योजक चिन्ह को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, इसका हम बहुत जगह इसका प्रयोग भी करते हैं। ये है हमारा विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी विषय या बात को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार विवरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, या तो हम ये जो दो बिंदु है वो लगा देते हैं, या फिर हम योजक की तरह जो हमारा निशान है वो लगा देते हैं। लेकिन काफ़ी बार हम दो जो हमारी बिंदु है वो लगाकर योजक लगा देते हैं, तो वो भी विवरण चिन्ह का ही कार्य करता है। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है कि विवरण चिन्ह का कार्य करते हैं कि दोनों हम बिंदु लगाकर आगे योजक लगाकर, इसका मतलब है कि जो बात आप कह रहे हो उसका विस्तार आगे दिया गया है, जो विषय आपने बोला है उसका विस्तार यानी उसको समझाया आगे गया है। जैसे कि हम पेपर में करते हैं, हम टेस्ट में करते हैं कि एक हेडिंग बनाते हैं और फिर उसके आगे हम दो जो डॉट है वो लगाते हैं, फिर वो हमारा
जो योजक है वो लगाते हैं, उसके बाद हम आगे उसका विस्तार पूर्वक डिटेल लिखते हैं उस हेडिंग की, तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो वो जैसे कि देखिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, यहाँ पर 2 बिंदु नहीं लगाई, लेकिन 2 बिंदु लगाकर योजक लगाया जा सकता है, या फिर सीधा योजक का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तो इस प्रकार से संज्ञा के 3 जो भेद हैं उनको बताया गया है, उनका विवरण दिया गया है, और वो कैसे इन चिन्हों का प्रयोग कर कर आगे उसका विस्तार पूर्वक विवरण दे दिया गया है। तो किसी भी विषय में बताते हैं, जैसे कि भारतीय सभ्यता का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, तो जो भी है, कोई भी विषय है, हमें उसका विस्तार देना है, उसका विवरण देना है, उसके बारे में बताना है, तो हम इन्हीं विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की। किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए, किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए, यानी कि वो जो पद है, जो शब्द है, वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है उसको स्पष्ट करने के लिए, या फिर कर्म का बोध कराने के लिए, जैसे कि हम आप अपने प्रश्न पत्र में देखते हैं प्रश्न नंबर क ख ग, वो हम किस में लिखते हैं, कोष्ठक में लिखते हैं। अगर हमें किसी का मुश्किल शब्द का अर्थ उसके साथ में लिखना होता है, जैसे दिन का दिवस, तो हम उसको कोष्ठक में लिख देते हैं। नाटक के भावों की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे आप संवाद लिखते हो, संवाद लिखोगे तो आप उसमें अपनी जो जिसको हम शारीरिक चेष्टाएं कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, तो वो भी हम संवाद में लिख देते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण में दिया गया, जैसे राहुल गुस्से से, मतलब वो ब्रैकेट में हमने दिखा दिया कि राहुल है, वो बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, गुस्से से बोल रहा है। तो इसलिए इनका जो कोष्टक है उनका प्रयोग किया जाता है। जो पहला कोष्टक है उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, लेकिन जो दूसरा कोष्टक है उसका प्रयोग हम गणित में करते हैं। इसलिए हमारी हिंदी के लिए पहला कोष्टक आवश्यक है। किसके इसके लिए होता है ये आपको मैंने बता दिया है। किसी मुश्किल शब्द का अर्थ जब हम साथ में देते हैं या तो हम उसको कोष्टक में लिख देते हैं। किसी को कर्मवद करते हैं, संख्या लिखते हैं, काउंटिंग में देते हैं, तो क ख ग में कोष्टक दे देते हैं 1 2 3 में। या किसी की शारीरिक चेष्टाओं को दर्शाने के लिए, बॉडी लैंग्वेज को दिखाने के लिए संवाद लिखते समय हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ये है हमारा हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम कुछ लिख रहे हैं और कोई अंश हमारा छूट जाता है, यानी जो हम लिखना चाहते हैं उसमें से कोई शब्द कोई हमारा रह जाता है, तो उसको हम ये निशान लगाकर उसे लिख देते हैं। तो उसे देखिए, जैसे आपके सामने उदाहरण है कि संदीप अच्छा लड़का है, हमें लिखना था बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत को हमने निशान लगाया, त्रुटिपूरक चिन्ह को हमने लगाया और हमने उसके जस्ट ठीक उसके ऊपर लिख दिया। इसी तरह से नीरा डैश आएगी, मतलब नीरा आएगी। अब हमने क्या लिखा, नीरा को आगे हमने त्रुटि कर दी कि बीच में एक शब्द हम भूल गए, तो हमने त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया और उसे लिख दिया। ये आप बच्चे भी जैसे जो हमारा की परीक्षा होती है उसमें कर देते हैं। बच्चे क्या होता है कि काफ़ी बार जल्दबाजी में लिखते हैं और जब उसको दोबारा से पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये शब्द हमने ये यहाँ सही नहीं लिखा, इसके लिए ये भी आना चाहिए था। तो उसको हम आप क्या करते हैं कि उसको कटिंग करते दोबारा लिखते हैं, कि उससे अच्छा हम क्या करते हैं कि वहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उस शब्द को वहीं पर ही ठीक उसके ऊपर लिख देते हैं। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उदाहरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के साथ या विवरण देने से पहले किया जाता है। हमने पढ़ा था विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में ज़्यादा फर्क नहीं होता। विवरण चिन्ह काफ़ी बार हम विवरण चिन्ह को भी प्रयोग कर लेते हैं निर्देशक चिन्ह में, और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं विवरण चिन्ह में। निर्देशक का मतलब होता है कि निर्देश देना, कि हम आगे जो लिख रहे हैं उसके बारे में बताना, और विवरण का मतलब होता है किसी विषय के बारे में विस्तार से बताना, उसका विवरण देना। देखिए उदाहरण के तौर पर, राम बोला मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अध्यापिका ने कहा आप अपनी किताबें खोलिए। मतलब ये आगे के जो निर्देश दे रहे हैं उसके बारे में निर्देशक चिन्ह बता रहा है।
कोई भी कथन होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने कहा, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, या कोमे का प्रयोग कर लेते हैं, अल्पविराम का प्रयोग कर लेते हैं। कोई संवाद है, जैसे हम संवाद लेखन करेंगे तो उसमें कोई भी हमारे जितने भी पात्र आते हैं, हम पात्र का नाम लिखते हैं, फिर पात्र के आगे क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, फिर उसका संवाद लिखते हैं। तो हर पात्र के आगे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर कर उसका संवाद लिखते हैं। तो ये हम संवाद में भी आपके बहुत काम आएगा, इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। बड़े शब्द से पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे लाघव लगा दिया जाता है। जैसे कि देखिए, हम अक्सर लिखते हैं पंडित, तो पंडित में हम क्या करते हैं कि पंडित का प लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये पंडित के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर का भी हम आधा लिखते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जैन, तो डॉक्टर सु, फिर हमने लाघव लगाया, कुमार के आगे लाघव लगाया और फिर जैन लिख दिया। तो इस प्रकार से किसी शब्दों को छोटा रूप लिखने के लिए, बड़े से छोटे रूप में लिखने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग, अक्सर लाघव चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हम अपने विद्यालय का नाम भी लिखते हैं, जैसे BR ग्लोबल, तो हम B लिखते हैं, फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आ की मात्रा और R लिखते हैं, फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लाघव चिन्ह को जो हमें शॉर्ट में, छोटे में लिखना होता है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ 2 चिन्ह हैं जो आपकी पुस्तक में अलग से दिए हैं, वो हैं, एक तो है विस्मरण चिन्ह। यदि लेखन के समय कोई महत्वपूर्ण बात का हिस्सा छूट जाए, यानी कि यहाँ पर शब्द की बात नहीं हो रही, एक शब्द की बात नहीं हो रही, बल्कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक लाइन है, एक वाक्य है जो छूट जाए, तो उस वक्तव्य के अंत में लिखने से पूर्व जहाँ वह बात लिखी जानी चाहिए थी, दोनों स्थानों पर, यानी जहाँ वो बात पहले लिखी जानी चाहिए थी वहाँ पर भी हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर हमने बाद में लिखी है वहाँ पर भी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिससे कि पढ़ने वाला उस बात को समझ जाए कि ये यहाँ पर ये वाक्य था, वो यहाँ पर इसको लिखना था। जैसे कि उदाहरण देखिए, आज हमारे विद्यालय में क्रिकेट मैच खेला गया। 2 बजे जब मैच का जलपान काल चल रहा था, यानी विस्मरण चिन्ह हमने यहाँ 2 बजे से पहले लगाया। लेकिन विस्मरण चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक जो वाक्य लिखना था वो हम भूल गए, वो हम बाद में लिखेंगे, फिर हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। 2 बजे जब मैच का जलपान काल चल रहा था तो कुछ विद्यार्थियों के मन में मनमुटाव हो गया। अब यहाँ पर विस्मरण चिन्ह हमने नीचे पढ़ा है, अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। आज हमारे विद्यालय में क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैच DAV और DPS की 12वीं कक्षा के लड़कों के बीच था। 2 बजे जब मैच का जलपान काल चल रहा था तो कुछ विद्यार्थियों में मनमुटाव हो गया। अब देखिए, इसका प्रयोग हम ऐसी जगह करते हैं। काफ़ी बार जो चिन्ह इसमें दिया गया है विस्मरण चिन्ह, इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। काफ़ी बार एक स्टार का रूप में भी हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, जो एक स्टार बनाते हैं छोटा सा, तो उसका भी प्रयोग हम कर लेते हैं। और बच्चों को परीक्षा में जब किसी प्रश्न को लिखते समय कुछ भूल जाते हैं तो बच्चों को भी परीक्षा में इसी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, जिसको अध्यापक आसानी से समझ सकता है। आगे है विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी गीत या कथन को आगे बढ़ाने के समय पुनः बोलना जाता है, तो लेखन में वहाँ विस्तार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तूफानों की ओर बढ़ा दे, फिर हम दोबारा इसी वाक्य को बोलते हैं, तूफानों की ओर बढ़ा दे। तो मतलब वहाँ पर साउंड क्या होता है, जो उच्चारण होता है वो लंबा जाता है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं, विस्तार चिन्ह का प्रयोग हम ऐसी जगह भी करते हैं जब हमें कोई बात कहनी होती है लेकिन हम उसको अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे कि मुझे पता था, यही, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लंबा सांस लेते हैं, तो वहाँ भी हम विस्तार चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। या आप कहानियाँ
उपन्यास जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे विस्तार चिन्ह उसमें मिलेंगे। उसके लिए आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये किस लिए होते हैं। किसी उच्चारण को लंबा ले जाने के लिए विस्तार चिन्ह होते हैं, कही गई बात को अपनी बात को अधूरा छोड़ देने के लिए भी हम विस्तार चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। यानी हमने बात तो अधूरी छोड़ दी लेकिन अगला उस बात को समझ जाता है, जो हम विस्तार चिन्ह देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो विराम चिन्ह हैं वो समाप्त होते हैं। विराम चिन्ह के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम करेंगे संवाद लेखन, क्योंकि संवाद लेखन और विराम चिन्ह जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। जब आप संवाद लेखन लिखते हैं, संवाद लेखन करते हैं, तो उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग आपको करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि